गुड इवनिंग एवरीवन। इंस्पायर पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है मित्रों। आज हम जनरल साइंस का पार्ट 4 जो है वो लेकर आपके बीच हाजिर हुए हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल इंस्पायर पॉइंट को अधिक से अधिक शेयर करिएगा और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, ताकि पढ़ने वाले सभी जो भी विद्यार्थीगण है वे सभी इन कक्षाओं से लाभान्वित हो सके। तो चलिए मित्रों, आज ज़्यादा देरी न करते हुए अपन क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। तो अपना फर्स्ट जो क्वेश्चन है मित्रों, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है मित्रों? तो फर्स्ट क्वेश्चन को अपने को ध्यान देना है मित्रों। देखिए, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है मित्रों? तो यह स्पष्ट ध्यान देना है, यह पूछा गया है आपको जैव निम्नीकरणीय। तो मित्रों पहले इस अर्थ को समझ जाइएगा कि जैव निम्नीकरणीय क्या चीज़ होती है। जब आपको जैव निम्नीकरणीय और जैव अनिम्नीकरणीय यदि समझ में आ गया, इसका मतलब आप किसी भी ऑप्शन को अलग कर सकते हैं मित्रों। तो देखिए, जैव का मतलब है, यहाँ पर जैव का मतलब है मित्रों जीवों से या जीवाणुओं से, और निम्नीकरण का मतलब है जो अपघटित हो सकता है। यानी मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि वे सभी पदार्थ जो किसी न किसी जीवों के द्वारा क्या होता है मित्रों, तो वे याद रखना, वे किसी न किसी जीवों के द्वारा अपघटित होते हैं मित्रों। क्या होते हैं? अपघटित होते हैं। तो अपघटित होने वाले सभी पदार्थ क्या गिने जाएंगे मित्रों? तो अपघटित होने वाले सभी पदार्थ आपके जैव निम्नीकरणीय होंगे। चलिए अपन ऑप्शन पर बात करते हैं। पहला ऑप्शन है आपका, वो ऑप्शन है मित्रों प्लास्टिक का। और हम बहुत अच्छी तरीके से इस बात को जानते हैं कि जो आपका प्लास्टिक होता है वो किसी भी प्रकार के जीवाणुओं के द्वारा अपघटित नहीं होता है, क्योंकि अक्सर हम अपने खेतों में देखते हैं कि जब जो प्लास्टिक होता है वो प्लास्टिक अपने खेतों में कई सालों तक पड़ा रहता है, फिर भी वो वहाँ से अपघटित नहीं होता है। इसका मतलब ये जीवाणुओं के द्वारा अपघटित नहीं होने वाली चीज़ है। यानी कि मित्रों क्या है ये आपका प्लास्टिक जो है वो जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है। तो आपका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा मित्रों? गलत हो जाएगा। पॉलीथीन भी सेम प्रकृति होती है प्लास्टिक की। इसका मतलब आपका पॉलीथीन जो है वो भी जीवाणुओं के द्वारा अपघटित नहीं होता है मित्रों। इसका मतलब आपका पॉलीथीन वाला भी आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से अपन आगे लेते हैं, वो है मित्रों पारा। यानी कि मैं आपको पारे के बारे में बताता हूँ मित्रों, थोड़ा सा ध्यान देना। पारा बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामों के अंदर पूछा गया है। पहले मैं क्लियर कर देता हूँ कि आपका जो पारा है, यानी ये पारा एक्चुअली क्या है, इसका जो अपन प्रत्येक चिन्ह लिखे तो प्रत्येक चिन्ह मित्रों इसका होता है Hg। क्या होता है? Hg। आपने पढ़ा होगा पारा एक क्या है, तो पारा एक धातु है मित्रों। पारा एक क्या है? तो पारा एक धातु है, मेटल है, जो कि कमरे के ताप पर क्या पाई जाती है? द्रव अवस्था में होती है, लिक्विड फेज में होती है। ये पारा भी एक क्या है मित्रों? जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है, न कि जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है। इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर ये सी भी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी भी मित्रों गलत हो जाएगा। अब ये बात करेंगे मित्रों ऑप्शन नंबर डी पर, यानी कि आपको पूछा गया है रबर के बारे में। तो मित्रों आपके माइंड से इस बात को निकाल देना, क्योंकि अक्सर हम लोग रबर का मतलब प्लास्टिक से लेते हैं, लेकिन ये रबर आपका क्या है मित्रों? ये रबर आपका प्राकृतिक है, नेचुरल रबर है। और वो नेचुरल रबर क्या होता है? नेचुरल रबर जो आपके जीवाणु होते हैं उन जीवाणुओं के द्वारा अपघटित हो सकता है। इसका मतलब आपका सही ऑप्शन कौन सा होगा मित्रों? तो आपका सही ऑप्शन कौन सा है? रबर, यानी कि डी वाला है। इसका मतलब अभी आप इस बात को बहुत ही डीपली समझ गए होंगे कि जो जीवाणुओं के द्वारा अपघटित होते हैं वे जैव निम्नीकरणीय होते हैं। जो जीवाणुओं के द्वारा अपघटित नहीं होते मित्रों, वे आपके जैव नहीं होने वाले अनिम्नीकरणीय होते हैं। तो इस बात को आप बहुत अच्छी से याद रखना। एग्जाम्स में कोई ज़रूरी नहीं कि सारा ऑप्शन ही आपको मिले, आपको कोई भी ऑप्शन मिल जाए, लेकिन आप इस बात को याद रखना कि जो जीवाणुओं के द्वारा अपघटित होंगे वे आपके जैव निम्नीकरणीय होंगे, और जो जीवाणुओं द्वारा अपघटित नहीं होते हैं जैव अनिम्नीकरणीय होते हैं। ठीक है ना? चलिए अपन क्वेश्चन नंबर
सेकंड की बात करते हैं मित्रों। क्वेश्चन नंबर सेकंड, बहुत अच्छी तरीके से ध्यान देना मित्रों। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है मित्रों अपना, चलिए अपन बात करते हैं। फ्लोरा और फौना का अर्थ क्या है? फ्लोरा और फौना का अर्थ क्या होता है? तो ध्यान दे मित्रों, ऑप्शन आपका पहला है, वो कह रहा है कि फ्लोरा का अर्थ पक्षी और फौना का अर्थ पशु होता है। चलिए अपन इसमें फौना का अर्थ तो मान सकते हैं मित्रों, फौना का अर्थ तो मान सकते हैं, लेकिन मित्रों आप लोगों का कहने का मतलब ये हुआ यानी कि पहला ऑप्शन जो है मतलब पक्षी वाला, ये गलत हो रहा है। इसका मतलब आपका ये ऑप्शन आपका ए पूरा ही क्या हो रहा है मित्रों, सॉरी एक मिनट, हाँ आपका ऑप्शन पहला बिल्कुल क्या हो रहा है, रॉन्ग हो रहा है, क्योंकि हमने समझ लिया कि फ्लोरा का अर्थ पक्षी नहीं होता है। इसी प्रकार अपन बात करेंगे ऑप्शन नंबर बी की, तो वहाँ पर भी फ्लोरा का मतलब मानव नहीं होता है मित्रों, ये तो सीधी सी बात है। इसका मतलब ये भी ऑप्शन आपका क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। और फ्लोरा का मतलब पर्वत भी नहीं होता है और फौना का मतलब नदियाँ भी नहीं होता है। इसका मतलब ये ऑप्शन भी आपका क्या है, गलत है। और अंतिम रूप के अंदर आपका फ्लोरा का मतलब होता है पौधे, यानी इसको अपन कह सकते हैं मित्रों वनस्पति, और पशु का मतलब है फौना। यहाँ पर तो आप ध्यान दीजिएगा, आपका ऑप्शन नंबर जो डी है वो क्या हो गया मित्रों, राइट हो गया, सही है। क्योंकि हमने सभी जो अपने इस सही ऑप्शन के अलावा जो 3 ऑप्शन थे उस पर जो डिस्कस की, और हमें पता लगा कि फ्लोरा और फौना का मतलब पक्षी पर्वत वगैरह नहीं होता है, मानव वगैरह, तो ऐसी स्थिति के अंदर अपना डी ऑप्शन राइट है। ठीक है ना मित्रों, चलिए अपन क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 अपना क्या कहता है मित्रों, निम्नलिखित में से कौन सा एक, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्या है, प्राकृतिक, नेचुरल, और वो भी क्या मित्रों, फल पकाने वाला हार्मोन। फल पकाने वाला हार्मोन की बात हो रही है मित्रों। फल पकाने वाला हार्मोन कौन सा है? चलिए अपन इसमें 4 ऑप्शन आपको नज़र आ रहे हैं, काइनेटिन, जिबेरेलिन, ऑक्सिन और एथिलीन मित्रों। तो आपने बहुत अच्छी तरीके से इसको पढ़ा होगा, नहीं तो मैं इसके थोड़ी थोड़ी आपको ज़रूर जानकारी दे रहा हूँ, लेकिन यहाँ बात हो रही है प्राकृतिक फल पकाने वाला। चलिए मित्रों, पहला ऑप्शन है आपका काइनेटिन। क्या है मित्रों? काइनेटिन ऑप्शन है। तो काइनेटिन क्या एक्चुअली काम करता है, ये सेल डिवीजन को बढ़ावा देता है मित्रों। क्या करता है, ये सेल डिवीजन को बढ़ावा देता है, कोई फल पकाने का काम नहीं करता है मित्रों। और जो आपके अपन क्या करते हैं, किसी पेड़ को काटते हैं और काट कर उसका जो कॉलम बनाते हैं, यानी कि जिसको अपन कलम विधि कहते हैं, उसके अंदर यानी उत्तक संवर्धन के रूप में भी इस काइनेटिन की महत्वपूर्ण भूमिका है। लेकिन मित्रों प्राकृतिक रूप से फल पकाने में ये कोई काम आने वाली चीज़ नहीं है। इसका मतलब ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उसके बाद में बात करेंगे अपन जिबेरेलिन की, तो ये क्या करता है मित्रों, ये प्राकृतिक रूप से मतलब उनको तोड़ने की जो प्राकृतिक प्रक्रिया होती है उसके अंदर काम में आता है। इसका मतलब ये ऑप्शन भी आपका क्या हो गया, गलत हो गया। ऑक्सीजन का बिल्कुल काम नहीं है ये। तो अपना कहना क्या है, प्रश्न क्या कह रहा है कि प्राकृतिक रूप से फल पकाने वाला हार्मोन कौन सा है मित्रों। तो प्राकृतिक रूप से, सीधा मित्रों याद रखना, प्राकृतिक रूप से फल पकाने वाला हार्मोन कौन सा है मित्रों, एथिलीन है। कौन सा है, एथिलीन हार्मोन। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अपन क्वेश्चन नंबर 4 पर बात करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है आपका कि निम्नलिखित में से मित्रों कौन सा संयोजी उत्तक नहीं है। संयोजी उत्तक क्या होते हैं मित्रों, ध्यान दीजिएगा, मैं क्लियर कर देता हूँ। संयोजी उत्तक मित्रों, संयोजी नाम से स्पष्ट है, संयोजी का मतलब होता है जोड़ने वाला। लेकिन यहाँ प्रश्न विशेष ध्यान दो मित्रों, विशेष, यह संयोजी उत्तक नहीं पूछ रहा है, बल्कि क्या कह रहा है, संयोजी उत्तक नहीं है। बहुत से बंदे कन्फ्यूज होते हैं क्वेश्चन के अंदर, ऑप्शन को देखते हैं और सीधा लगता है इसका आंसर यही आंसर होगा, बिना सोचे बिना समझे आंसर कर देते हैं, फिर क्वेश्चन हो जाता है अपना गलत। तो ऐसी स्थिति में अपने को बहुत ज़्यादा समझना है और प्रश्न को अंडरस्टैंड करो, तभी जाके मामला बैठेगा। तो मैं बता देता हूँ कि जो संयोजी उत्तक होते हैं वे क्या करता है, शरीर के एक अंग से दूसरे अंग को मित्रों जोड़ने का कार्य करने वाले उत्तक क्या होते हैं, संयोजी उत्तक होते हैं। और इसमें एक और प्रश्न पूछा जा सकता है कि संयोजी उत्तक जो होते हैं उनमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है मित्रों। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर आपका
जो संयोजी ऊतक होते हैं मित्रों, उस संयोजी ऊतकों के अंदर कोलेजन नामक एक विशेष प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा मित्रों? कोलेजन नामक एक जो है विशेष प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है। ये याद रखना, बहुत बार एग्जामों के अंदर इसको पूछा गया है। तो ध्यान दे, क्या अस्थि? हाँ बिल्कुल संयोजी ऊतक है, लेकिन प्रश्न पूछ रहा है कि नहीं है। अस्थि अपने शरीर के सभी भागों को जोड़ने का काम करती है, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो गया। यानी संयोजी तो है, लेकिन प्रश्न कह रहा है संयोजी ऊतक नहीं है। उपास्थि भी है संयोजी ऊतक, इसका मतलब ये भी आंसर आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। रक्त, अरे मित्रों बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है। रक्त क्या है मित्रों? तो रक्त आपका क्या है? तरल संयोजी ऊतक है। क्या है? तरल संयोजी ऊतक है। बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है इसको। यानी तरल संयोजी ऊतक इसको क्या कहते हैं, मैं ये भी क्लियर कर देता हूँ। क्योंकि आपका कौन ब्लड कौन सी पोजीशन में रहता है? ये लिक्विड फेज में रहता है, और लिक्विड फेज में रहने की वजह से इसको क्या कहते हैं अपन? तरल संयोजी ऊतक। क्योंकि संयोजी तो इसका प्रकार हो गया, संयोजी तो इसका काम ही है कि शरीर के सभी भागों को जोड़ने का काम करता है ना। कार्बन डाइऑक्साइड को ले जाना, ऑक्सीजन को ले आना, ये सारा काम जो होता है कॉम्बिनेशन का काम ये ब्लड करता है। लेकिन ये लिक्विड फेज में होने की वजह से इसको तरल संयोजी ऊतक कहते हैं। तो मित्रों ये भी आपका नहीं होगा। रही बात कंकाल की, तो कंकाल पेशी जो होती है, वो कंकाल की पेशी जो होती है वो मित्रों संयोजी ऊतक नहीं है। बाकी अस्थि, उपास्थि और रक्त सभी संयोजी है। तो प्रश्न में पूछा नहीं है, तो आपका सही ऑप्शन कौन सा होगा? सही ऑप्शन होगा आपका डी। अब आपका क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ कौन सा होता है? नाम से स्पष्ट है। प्रश्न कह रहा है प्रतिस्कंदक। स्कंदक का मतलब होता है मित्रों जमना। स्कंदक का मतलब क्या होता है? जमना। लेकिन ये बात कह रहा है कि प्रति का मतलब इसका उल्टा, यानी कि पदार्थ को नहीं जमने देने वाला कौन सा है मित्रों? तो फाइब्रोनोजेन। ये एक प्रकार का प्रोटीन है जो कि इसको थक्का बनाने में सारे काम आते हैं। ये फाइब्रोनोजेन है, थोम्ब्रिन वगैरह। और ग्लोबिन प्रोटीन है, आपने सुना होगा इम्यूनोग्लोबिन। तो ये भी कई काम में आने वाली चीज़ें नहीं है। थोम्ब्रिन भी नहीं है, और फाइब्रोथोम्ब्रिन जो है फाइब्रोनोजेन, ये भी मित्रों बिल्कुल से नहीं है। क्लियर है? तो आपका कौन सा है? तो मित्रों अपना सही ऑप्शन कौन सा हो गया? यानी कि जो हीपेरिन होता है, वो हीपेरिन क्या होता है एक्चुअली? तो हीपेरिन आपका प्रतिस्कंदक पदार्थ है। बहुत सी एग्जामों के अंदर, एसएससी के अंदर, कांस्टेबल के अंदर इस प्रश्न को पूछा गया है कि रक्त के अंदर प्रतिस्कंदक पदार्थ कौन सा है? तो ऑप्शन राइट कौन सा होगा? हीपेरिन का होगा। ठीक है मित्रों, ये आपको समझ में आ गया होगा। अभी अपन बात करेंगे मित्रों कि क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर, यानी रानीखेत रोग। बहुत इंपॉर्टेंट रोग है मित्रों, रानीखेत रोग। तो रानीखेत रोग किससे रिलेटेड है? तो अपन बात करेंगे क्या सुअर से हैं? बिल्कुल नहीं है। क्या गाय से हैं? बिल्कुल नहीं है। खरगोश से भी नहीं है। रानीखेत रोग किससे रिलेटेड है मित्रों? रानीखेत रोग आपका मुर्गी से रिलेटेड है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो सी है वो वहाँ पर क्या माना जाएगा? सही माना जाएगा। ठीक है मित्रों, चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ पर बात हो रही है मित्रों किस चीज़ की? बात हो रही है क्वेश्चन नंबर 7वें की। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो क्या कानपुर में है? नहीं। मैं आपको सीधे सीधे बता देता हूँ, याद रखने पड़ते हैं ऐसे क्वेश्चन कि भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो कानपुर में नहीं है मित्रों, हिसार में भी नहीं है, बरेली में भी नहीं है। ये कहाँ पर है मित्रों? लखनऊ में है। कहाँ पर है? लखनऊ के अंदर। मैं क्लियर कर देता हूँ, लखनऊ आपने देश की सबसे बड़ी अधिक जो जनसंख्या रखने वाला राज्य, यानी कि यूपी उत्तर प्रदेश, उस उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। तो इस लखनऊ के अंदर क्या है मित्रों? भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान है। कहाँ पर? लखनऊ के अंदर। क्लियर है? अभी अपन बात कर रहे हैं मित्रों, बहुत ही ध्यान से सुनने का है। क्वेश्चन अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कौन सा है, जरा ध्यान दीजिएगा। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने को, देखिएगा। कार्बन डेंटिंग निम्न की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त करते हैं। कार्बन डेंटिंग विधि कार्बन के समस्थानिकों का प्रयोग होता है। आपने सुने होंगे कार्बन के समस्थानिक C12 C14 के पास के, ठीक है ना। तो ये सारे जो समस्थानिक होते हैं वो कार्बन डेंटिंग विधि, ठीक है ना। तो इस कार्बन डेंटिंग विधि जो है वो किस चीज़ के लिए काम आती है मित्रों? तो ज़रा ध्यान दीजिएगा।
कार्बन डेटिंग विधि जो है वो कहाँ पर काम आती है, तो मैं क्लियर कर देता हूँ कि आपका ये जो चट्टान है, ठीक है ना, इस चट्टान की आयु का निर्धारण करने के लिए अपना कौन काम आता है मित्रों, एक तत्व जिसका नाम है यूरेनियम। क्या नाम है मित्रों, यूरेनियम जो होता है वो आपकी चट्टानों की आयु निर्धारण में काम आता है। और पौधों की आयु निर्धारण के अंदर यह बात नहीं हो रही है, ठीक है ना, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत है। और ये भी क्या हो गया, यूरेनियम इस काम में आता है, इसलिए ये ऑप्शन भी आपका क्या है, गलत है। तो आपका सही ऑप्शन क्या है मित्रों, जीवाश्म। और जीवाश्मों की आयु का निर्धारण करने के लिए कार्बन डेटिंग विधि या कार्बन के समस्थानिकों का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है मित्रों, समझ में आ गया होगा। सीधा से याद रखना, कार्बन डेटिंग विधि कहाँ पर काम में आती है, तो जीवाश्मों की आयु के निर्धारण के लिए काम आती है। ठीक है, चलिए अपन क्वेश्चन नंबर 9 पर बात करते हैं। यहाँ लिखा हुआ मित्रों एक सूत्र लिखा हुआ है, NaCl में कौन सा बंध होता है। NaCl का मतलब है सोडियम क्लोराइड। बंध की बात हो रही है, कौन सा बंध है, तो मैं आपको एक डायग्राम के द्वारा क्लियर कर रहा हूँ। बहुत ही अच्छी तरीके से आप सहसंयोजी बंधों के बारे में और आयनिक बंध के बारे में समझ जाएंगे मित्रों। चलिए अपन डायग्राम पर आपको लेकर चलता हूँ। देखिएगा, इसमें आपको एक विशेष प्रकार का एक डायग्राम दिखाया गया है जिसमें आपको डेफिनेशन भी दिखाई गई है। क्या मित्रों, देखिएगा, मैं ध्यान से पढ़ता हूँ इसको। चलिए, क्या लिखा हुआ है कि जब परमाणु बराबर इलेक्ट्रॉनों की जो साझेदारी करके संयोग करते हैं, यानी कि संयोग करते हैं का मतलब क्या हुआ मित्रों, जुड़ते हैं। क्या करके, तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उन इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करना। साझेदारी का मतलब क्या होता है, एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन देना, ठीक है। तब उस बंध को सहसंयोजी बंध कहते हैं। सह का मतलब आपस में है, संयोजी मतलब जुड़ना होता है, ठीक है ना, तो बॉन्ड्स बनाते हैं। तथा इससे जो ऐसे यौगिक होते हैं जिसमें ये बंध होता है, ऐसे यौगिकों को क्या कहते हैं मित्रों, सहसंयोजी यौगिक कहते हैं। तो जिसके अंदर ये बंध पाया जाता है उन यौगिकों को क्या कहते हैं अपन, सहसंयोजी यौगिक कहते हैं। या आप देख सकते हैं हाइड्रोजन जो है, यानी कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में केवल एक इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी हो रही है, मतलब आपका बॉन्ड्स कैसा बन रहा है, सिंगल बॉन्ड्स बन रहा है। क्लियर है। और यहाँ ऑक्सीजन और ऑक्सीजन परमाणु के बीच में आपके दो इलेक्ट्रॉन युग्मों का साझा हो रहा है। इसका मतलब इसमें अपन डबल बॉन्ड होगा, ठीक है ना। इसी प्रकार से नाइट्रोजन के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन युग्मों की साझेदारी हो रही है, ठीक है। इस वजह से यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है मित्रों। तो यहाँ सहसंयोजी बंध 3 प्रकार के मुख्य हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड आपका, और आपका ट्रिपल बॉन्ड है। क्लियर है। आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर कई बार इसको पूछी गई है, जरा ध्यान दें। यहाँ पर आपका क्या है, ये यहाँ पर आपका ये हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी आपका क्या है, हाइड्रोजन है, और यहाँ पर भी आपका क्या है, ये सभी 4 हाइड्रोजन है। बीच में मित्रों कौन है आपका, बीच में है आपका कार्बन, ठीक है। कार्बन के अंदर क्या हुआ कि कार्बन के चारों ओर 4 हाइड्रोजन आपके आके जुड़ गए। तो यहाँ हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके, और हाइड्रोजन ने किसका विन्यास प्राप्त कर लिया, तो हीलियम का कर लिया मित्रों। तो ये क्या करना चाहते हैं, सभी तत्व अपने उत्कृष्ट गैस विन्यास को प्राप्त करना चाहते हैं। तो हाइड्रोजनों का भी काम क्लियर हो रहा है, और यहाँ पर आपके कार्बन का भी काम क्लियर हो रहा है, यानी कि ये आपस में क्या कर रहे हैं मित्रों, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर रहे हैं। तो ऐसा बंध जहाँ पर तत्वों के बीच में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है, परमाणुओं के बीच में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है, तो वो बंध क्या है मित्रों, सहसंयोजी बंध कहलाता है। क्लियर है। यहाँ पर आपका क्लोरीन और क्लोरीन के परमाणु जो है उसके बीच में भी क्या हो रहा है मित्रों, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है। मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि जहाँ कहीं भी इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है तो इसका मतलब वो क्या आपका सीधा क्या माना जाएगा, तो वो माना जाएगा मित्रों क्या, सहसंयोजी बंध गिना जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो इसमें आपका हो नहीं सकता क्योंकि केवल इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है। मैं एक नेक्स्ट आपको एक डायग्राम पर लेके जाता हूँ, ज़रा ध्यान दें। आपको दिखाई दे रहा है बहुत ही शानदार आपको, ठीक है ना मित्रों, एक डायग्राम दिखाई दे रहा है। क्या है मित्रों, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर आपका सोडियम का एक परमाणु है, किसका परमाणु मित्रों, सोडियम का। दूसरा किसका है मित्रों, दूसरा है आपका क्लोरीन का परमाणु। ठीक है, अब होता क्या है मित्रों, देखिएगा जरा ध्यान से देखना है। इसके बारे में 2 2 4, यहाँ पर 2, यहाँ 2, यहाँ 2 और यहाँ पर भी 2, ठीक है ना, यानी 2 2 4 2 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन जो है वो आपकी दूसरी कक्षा में है, यानी कि आपकी कौन सी में, यानी कि एल के अंदर। ठीक है, एल के अंदर। और सब जो ये आपका यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है
वो मित्रों कौन से में है, आपके एम कोर्स में पढ़ा हुआ है, एम कक्षा में पढ़ा हुआ है। अब यहाँ पर इसको एक एरो के द्वारा दिखाया गया है कि यहाँ सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन जो था वो मित्रों कहाँ पर जा रहा है। यहाँ देखिए मित्रों, यहाँ वो आपका यहाँ से जा रहा है क्लोरीन के ऊपर, और क्लोरीन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता थी और जो सोडियम था उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन अधिकता थी, तो यहाँ सोडियम ने इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है और वो उसने किसने ग्रहण किया मित्रों, आपके क्लोरीन ने ग्रहण किया है। आप डायग्राम नंबर आगे देख सकते हैं कि यहाँ पर सोडियम के सबसे बाहरी कोष के अंदर कक्षा जो थी उसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, यानी कि सोडियम ने मित्रों क्या किया है, तो सोडियम ने मित्रों सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया है और जो देता है वो धनी माना जाता है, यानी कि Na+1 आ गया। +1 आने का मतलब एक इलेक्ट्रॉन दिया है। और जस्ट इसके पास में देखिएगा जो रेड कलर का आपको दिखाई दे रहा है इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, यह जो रेड कलर का है ये क्या है मित्रों, ये किसने ग्रहण किया है, तो आपके क्लोरीन ने इसको ग्रहण किया है। इस वजह से क्लोरीन के ऊपर क्या आ गया मित्रों, माइनस आ गया, यानी एक इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर आपका ये धनायन बन गया और ये आपका ऋणायन बन गया। कैसा बन गया मित्रों, ऋणायन। तो जहाँ पर धनायन और ऋणायन के बीच में होता है, यानी ये दोनों आयन है, एक धनायन है और दूसरा कौन सा है मित्रों, ऋणायन है। तो धनायन और ऋणायन के बीच में जब मतलब ये आपस में बंध बनाते हैं तो इसे आयनिक बंध कहा जाता है। तो ये कौन है मित्रों, यह आपका सोडियम क्लोराइड, यानी कि आपका क्या मानते हैं अपन इसको, हम सब क्या बोलते हैं, नमक है। तो नमक के बीच में कैसा बंध पाया जाता है, तो आपका बॉन्ड्स कौन सा होगा, आयनिक बॉन्ड्स होगा। चलिए अपन क्वेश्चन पर एक बार देखते हैं। NaCl के अंदर सहसंयोजी बंध है क्या, अरे मित्रों नहीं है सहसंयोजी बंध, इलेक्ट्रॉन युग्मों की साझेदारी नहीं हो रही, केवल एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ठीक है ना। साझेदारी का मतलब तो दोनों ही देने चाहिए, हाइड्रोजन बंध नहीं है, उप सहसंयोजी बंध भी नहीं है मित्रों। तो आपका सही ऑप्शन क्या है, तो आपका सही ऑप्शन है आयनिक। क्लियर है। तो किसके अंदर आयनिक पाया जाता है, सोडियम क्लोराइड के अंदर। नमक के अंदर कौन सा बॉन्ड्स होता है, आयनिक बॉन्ड्स होता है। चलिए अपन क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, क्या है ज़रा ध्यान देने का प्रयास करें। प्रश्न कह रहा है कि किस तत्व का परमाणु क्रमांक आपका 3 होता है। क्या कह रहा है मित्रों, 3 परमाणु क्रमांक। देखिए मित्रों, आपको पीरियोडिक टेबल याद करनी पड़ेगी, ऐसे काम चलने वाला नहीं है, ठीक है ना। मैं आपको क्लियर कह देता हूँ, आपको कम से कम 30 तक के तत्व याद होने चाहिए, नहीं तो आप डेली लाइफ में इनको नाम को अपनाते रहिए, ठीक है। तो आपका बोरॉन जो है, क्या बोरॉन है, नहीं। ऐसे मित्रों आपको यह पता ही है, सोडियम जो होता है वो आपके 11 नंबर पर आता है, तो ये तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है ना। सीधा ही मैं बता देता हूँ कि आपका जो लिथियम है, लिथियम आपका जो है वो क्या है मित्रों, आपका परमाणु क्रमांक जो है उसका वो कितना है मित्रों, परमाणु क्रमांक 3 है। मैं क्लियर कर देता हूँ परमाणु क्रमांक क्या होते हैं। तो किसी तत्व या किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या ही, यानी कि प्रोटॉनों की जो संख्या होती है मित्रों, वो प्रोटॉनों की संख्या ही एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है ना। ये बात आपको याद रखनी है। तो इसका सही ऑप्शन क्या है मित्रों, लिथियम इसका सही ऑप्शन है। अभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं अपन, ज़रा ध्यान देने का प्रयास करें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन मित्रों। UPSC जो इंडिया की टफेस्ट एग्जाम होती है उसके अंदर इस प्रश्न को पूछा गया है। प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से किस एक रासायनिक आयुध के रूप में, एक रासायनिक उपकरण के रूप में, रासायनिक जिसको अपन कह सकते हैं यानी कि लड़ने के साधन के रूप के अंदर इसका उपयोग किया गया था, ऐसा कौन सा है मित्रों। तो मैं क्लियर कर देता हूँ कि प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था, तो आपको पता ही होगा मित्रों, 1914 जो है लगभग, हाँ 1914 से 1918 के बीच के अंदर कौन सा युद्ध लड़ा गया था मित्रों, प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया था, ठीक है ना। तो ध्यान देना कि प्रथम विश्व युद्ध के अंदर यानी कि जब वे लड़ा गया तब ऐसी स्थिति बनी थी कि जो जर्मन की सेना थी उस जर्मन की सेना ने ब्रितानी की सेना के ऊपर और कनाडा की जो सेना थी इस सेना के ऊपर एक विशेष प्रकार की जो गैस थी उस गैस का स्प्रे किया गया था, यानी कि वो गैस कौन सी थी उसके बारे में अपने को जानना है मित्रों, जरा ध्यान देने का प्रयास करें। प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया, प्रश्न यह भी क्लियर हो जाना चाहिए आपके 1914 से 1918 के बीच में, ठीक है। क्या मित्रों कार्बन मोनोऑक्साइड से, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं, मैं मित्रों लिख देता हूँ कार्बन मोनोऑक्साइड जो है, एक मिनट मित्रों इसको क्लियर कर देता हूँ आपको, ठीक है ना, फिर आपको कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में भी बताऊँगा, ज़रा ध्यान देने का प्रयास करें।
कार्बन मोनोऑक्साइड है क्या मित्रों? तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है उसका रासायनिक सूत्र आपका CO होता है मित्रों। ध्यान देना आपके माइंड में कहीं CO2 नहीं आ जाए, ये तो कार्बन डाइऑक्साइड है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड, तो बिल्कुल कार्बन मोनोऑक्साइड का उपयोग नहीं किया गया था, ध्यान देने का प्रयास करें। भाप अंगार गैस का बिल्कुल नहीं किया गया था। हाइड्रोजन साइनाइड का नहीं किया गया था मित्रों। आपके प्रथम विश्व युद्ध के अंदर जो जर्मन की सेना थी उसने ब्रितानी की सेना और कनाडा की सेना के विरुद्ध जो गैस छोड़ी गई थी, यानी जो एक रासायनिक हथियार के रूप में इसका उपयोग किया था, वो आपकी थी मस्टर्ड गैस। ये मित्रों आपका क्या है? 3 स्टार है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मस्टर्ड गैस का छिड़काव किया गया था मित्रों। इसका आपका रासायनिक सूत्र कई बार पूछा जा सकता है, C4H18। C4H18 मित्रों में ज़रा लिखने की ज़रा थोड़ा सी ध्यान रखना। C4H18 है मित्रों, ठीक है ना। उसके बाद में है Cl2S, यानी S का मतलब यहाँ पर सल्फर है मित्रों। थोड़ा लिखने के अंदर ध्यान देना, गलत मत लिख देना, मैं बोल रहा हूँ C4H18 Cl2H, ठीक है। फिर से बोल रहा हूँ मित्रों, C4H18 Cl2S, क्योंकि मित्रों ये इंडिया की टफेस्ट एग्ज़ाम यानी कि UPSC के एग्ज़ाम के अंदर भी इस प्रश्न को पूछा गया है, और भी बहुत सारे एग्ज़ामों के अंदर इस प्रश्न को पूछा गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ज़रा आपको डायग्राम दिखाता हूँ मैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर मित्रों सैनिकों के द्वारा क्या किया जा रहा है। सैनिकों के द्वारा यानी कि जर्मन की सेना जो है, इनके अनुसार जो है वो मतलब ब्रितानी की सेना और कनाडा की सेना के विरुद्ध एक मस्टर्ड गैस छोड़ी जा रही है, जो बहुत ही हानिकारी गैस होती है। आदमी के जो शरीर का नर्वस सिस्टम होता है उसको बिगाड़ देता है, यानी कि ये मारने के लिए विशेष काम आने वाली गैस होती है मित्रों, ठीक है ना। तो ये आज के जो आपके क्वेश्चन थे वो एक्सप्लेनेशन के साथ में यहाँ क्लियर हो जाते हैं। अब आपको अंतिम रूप से आप सबसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सभी लोग, जो भी दर्शक मित्र इस चैनल को देख रहे हैं, वह सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मित्रों, ताकि हमारा भी जो हौसला है वो बुलंद हो सके, और हम सब आपके मिलजुल कर और आपके लिए बहुत ही शानदार क्लास लेके आएंगे, और आप हमारे साथ हमेशा के लिए बने रहे। धन्यवाद मित्रों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि आप सबका जो प्यार है वो हमें मिलता रहे।